नमस्कार, मैं ओटी सर। आज पर्यावरण अध्ययन पढ़ेंगे, मगर ये जो पर्यावरण अध्ययन है बड़े ही अलग अलग स्वरूप में हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, देखेंगे, क्योंकि दिमाग में इतना स्ट्रेस है और हम बोलते हैं कि इतना बड़ा स्ट्रेस लेकर अगर हम ऐसे ही अगर मुंह फुलाकर अगर क्या कर लिए, बाँच लिए, पढ़ लिए, सीख लिए, तो क्या होगा, हमारा दिमाग काम का चले जाएगा। तो ओटी गुरुजी के साथ में बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है। बस पढ़ेंगे, बाँचेंगे, सीखेंगे, मौज करेंगे और सबका उत्तर बराबर बराबर क्या करेंगे, समझा कर भी देंगे। तो पर्यावरण अध्ययन हम सीटीईटी के लिए पढ़ते हैं। तो आप क्या करिए, थोड़ा सा इधर उधर का टेंशन ख़त्म कर लीजिए और ओटी गुरुजी के साथ में आप क्या हो जाइए, 30 मिनट बिता दीजिए। गारंटी देता हूँ कि आप खुद ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, या तो अच्छा बोलेंगे या तो बुरा बोलेंगे। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं, क्योंकि ओटी गुरुजी का एक ही नारा है, नो बकवास सीधी बात, है ना। तो तुम्हारों को जितना समझता है उतना समझाने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं। और प्रश्न देखना नहीं, उसको अच्छे से आयकना है, आपको अच्छे से उसको जानने की क्या करना है, कोशिश करना है, क्योंकि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। चलो, हमारे देश के एक राज्य में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया, प्रेक्षण यानी कि जी सर्वे किया गया कि वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। बांस के खंभे पर बांस लगे, ऐसा, हाँ ठीक है, मकान बने, जी हाँ, ऐसा घर बना हुआ है उनका, ठीक है। काय पर बना हुआ है, बांस के खंभे पर बना है। अच्छे से आए को आप, इनके लकड़ी के फर्श जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने। अच्छा, उनका जो फर्श है भाऊ, उसका जो निचला जो हिस्सा है, जमीन वाला जो पोर्शन है, वो जमीन से कितना ऊंचा है, 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर है। मकानों की दीवारें भी लकड़ी की ही बनी है, लड़की की नहीं, लकड़ी की बनी है। यहाँ भारी वर्षा होने के कारण, देखो अब क्या यहाँ पर क्या सांगने का कोशिश कर रहा है, ये सांग रहा है कि ऐसा प्रदेश जिसकी एक विशेषता सांग रहा है। हाँ, तो वो क्या क्या सांग रहा है कि वहाँ के जो मकान है, जी बोलता है, वो मजबूत बांस के बने हैं। उसका उसका जो फर्श है जमीन से 3-3.5 फीट ऊंचाई पर है। यहाँ वर्षा भी बहुत होती है। वर्षा यानी कौन सी, लड़की के जी नहीं, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और इसके कारण मकान के छत सामान्यतः ढलान है भाऊ। एक अगर ऊपर से अगर आप क्या फेंकेंगे, पत्थरा फेंकोगे तो सीधा नीचे गुड़गुड़ गुड़गुड़ करते आ जाएगा, ऐसे है। तो यह कौन सा राज्य हो सकता है, बताओ जी। ये सारी चीज़ें बांस के मकान दिखते हैं, मनमाना बारिश होती है, छत बड़ी उनकी क्या होती है, ढलान वाली होती है। ऐसे कौन से राज्य होते हैं गुरुजी, ये पूर्वोत्तर राज्य होते हैं क्या जी, यानी जो पूरब और उत्तर हम बता देते हैं, नहीं तो आप बोलोगे कि गुरुजी ऐसी मजाक कर रहे हैं। ये वाले राज्य होते हैं क्या जी, बिल्कुल होते। तो ये पूर्वोत्तर राज्य, ये देखिए, ये क्या हो गया है, पूरब, ये क्या हो गया, पश्चिम, ये क्या हो गया, उत्तर, और ये क्या हो गया, दक्षिण हो गया, दक्षिण, हाँ ठीक है, साउथ हो गया। हमको क्या करना है, तो ये ऐसे राज्य। अब इसमें से पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हैं, तो बिहार है क्या, नहीं सर, वो तो उत्तर के तरफ आता है जी। उसके बाद में असम है क्या, हाँ जी गुरुजी, ये असम यहाँ पर आता है। गुजरात, ये तो पश्चिम के तरफ आता है जी। उत्तराखंड भी नहीं आता, इसलिए उसका सही जवाब काय हुईल बतावा, कोई कौन बतावेगा, तो इसका सही जवाब असम होगा। आप क्या करना है, दिमाग को बिल्कुल टेंशन नहीं देना है, जो कुछ भी करना है ओटी गुरुजी करेंगे। तो दूसरा बोला है, अभी फिर से दूसरा क्या बोलता है, ये दूसरी वाली झंझट भी देख लेते क्या है। एक समूह को चुनिए, एक ग्रुप को चुनिए, बोलता है चुनिए ने, अरे भाई पहचानिए, जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। पुनः चक्रण यानी क्या होता है जी, अजीब पुनः पुनः वापर होता है। पुनः पुनः वापर यानी बार 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 उसको हम क्या कर सकते हैं, वापर सकते हैं। कौन सा वापर सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, 4 तो पर्याय रहेंगे ही रहेंगे, एक बराबर है, पहचानना है। तो क्या होगा सर, पॉलीथीन बैग पुनः वापर होगा, बोलता है, होगा क्या जी, पॉलीथीन बैग है बाबा, ठीक है। उसके बाद में कागज, उसके बाद में बैटरी, मोबाइल फोन है, पॉलीथीन बैग आ गया तो क्या हो गया, काम गड़बड़ा गया। उसके बाद में
क्या बोल रहा है, चादरे को काय के लिए पुनः वापरेंगे हम, उसके बाद में समाचार पत्र, ये तो ठीक है। प्लास्टिक बोतल यहाँ से फिर से काम बिगाड़ने के लिए आ गया, उसके बाद बैटरी भी काम बिगाड़ने के लिए आ गया। लोहे की कील, खिला, क्या करते हैं जी, एक कबाड़ी वाले उसको बेचते हैं कि नहीं, क्यों बेचते हैं, क्योंकि वही कहाँ पर जाते हैं, रिसाइकल होने के लिए जाते हैं, बरोबर है ना। तो लोहे के किले तो बरोबर है। कांच की बोतल, हाँ पौवे वौवे सब हमारे घर में जो भी बेवड़े रहते हैं उनकी जितनी भी बॉटलें रहती बेचते ही कि नहीं, कबाड़ी वाले को भंगार वाला, ठीक है। तो कांच की बोतल, ये भी क्या होता है जी, ये भी क्या होता है, पुनः चक्रण होता है। स्टील का मग, बर्तन ले लो, पुराने दे दो, नए वाले ले लो, ठीक है। और गत्ते का डिब्बा, ये भी हम क्या करते हैं, बेचते हैं। तो ये तीसरा बरोबर लग रहा है, चौथा भी देख लेते हैं। चमड़े का बैग, लकड़ी की मेज, वो तो सड़ भी जाएगी। प्लास्टिक आ गया यहाँ से फिर से काम खराब करने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, पुनः चक्रण करने वाला सही क्या होगा, समूह होगा। तो एक ही नारा है कि दिमाग को जोर नहीं देना है। हम जानते हैं कि आपके घर के लोग ताने मारते हैं, आजू बाजू के ताने मारते हैं, हमको भी ताने मारते हैं, पागल हो गया बोले ओटी गुरुजी, चलो ठीक है। तो क्या करते हैं, हम भी पागल तुम भी पागल काम करते हैं और दुनिया को पगला करा देंगे जब क्या करेंगे, सीटीईटी की परीक्षा 1 नंबर से पास हो जाएंगे। चलो ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बोला है, अब ये कौन सा नया बल्ला आ गई, हाँ सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए, ठीक है। मिलान करते क्या बोले जी, छोले भटूरे, वाह वाह मुंह में पानी आया, ठीक है। छोले भटूरे कहाँ के रहते हैं जी, ये छोले भटूरे कहाँ कहाँ कर खाए जाते हैं सर, ये छोले भटूरे पंजाब में बहुत चलते हैं सर। चलो ठीक है सर, पंजाब कौन सा हो गया जी, 5वें नंबर का। उसके बाद में देखते हैं नारियल डली करी के साथ उबला उबला टेपियोका, ये कहाँ पर खाते हैं जी, ये कहाँ का क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे उसको, मनपसंद पदार्थ है जी। तो ये बोलेंगे सर ये केरल में बहुत चलता है जी, चलो ठीक है केरल में चलता है। उसके बाद में हम देखेंगे सरसों के तेल में बनी पकी मछली, मुंह में पानी आ गया। अच्छा जो नहीं खाते बोलते होंगे छी हेनड़ा गुरुजी है बोलते होंगे, चलो ठीक है। तो सरसों के तेल में बनी पकी मछली, ये सरसों के तेल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है जी, सरसों के तेल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है जी। तो सर जब भी पिक्चर में हीरोइन डांस करते हैं तो सरसों के खेत दिखाते हैं, कहाँ पर दिखाते हैं जी, कश्मीर वाला एरिया दिखाता है, चलो ठीक है कश्मीर हो गया। तो सरसों के तेल में बनी पकी मछली कहाँ पर, सरसों कश्मीर। उसके बाद में नारियल के तेल में पकी मछली, ये भी प्रश्न बनाने वाले को सब मछली मछली दिख रही है, चलो ठीक है। तो नारियल के तेल में पकी मछली ये कहाँ पर खाई जाती है जी, कहाँ पर खाई जाती है जी, गोवा में। तो यहाँ पर ये देखो ये जो हमारा ये था इसका आंसर क्या हो गया था जी, 5वां हो गया था। उसके बाद में नारियल डली करी के साथ में उबला टेपियोका, ये कहाँ पर था जी, ये केरला में था, यानी 2 नंबर पर हुआ। उसके बाद में सरसों के तेल में बनी मछली 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 जल की रानी है, ये कहाँ पर था, ये कहाँ पर था, कश्मीर में था। और नारियल के तेल में पकी मछली कहाँ पर खाते हैं जी, गोवा में खाते हैं। अब यहाँ पर बताइए, अच्छा गोवा वाला ही गलत हो गया, सॉरी शक्तिमान बोल देंगे हम, है ना, गोवा का 1 है 5 नहीं है। तो 5 2 4 1 ऐसा कहाँ पर लिखा है, कहाँ पर लिखा है। तो आप बोलोगे गुरुजी ये ऑप्शन नंबर 4 में है क्या जी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बराबर उसका क्या हो जाएगा, सूची 1 और सूची 2 का मिलान हो जाएगा। इतनी सी तो बात है भैया जी, फालतू में टेंशन लिए बैठे हो। अरे दुनिया में कितना गम है, हमारा गम कितना कम है, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं भाई साहब। ऐसे भी टेंशन लेने के कारण सबके बाल झड़ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। अगला वाला प्रश्न देखते हैं, सीटीईटी का चिंता छोड़ दो, हम है तो सब है, चलो ठीक है। कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 स्टेशन छोड़कर, बाप रे सुबह सुबह छोड़ दी 4:15 पर, कब, 5 जून 2020 को, 2020 को, हाँ चलो ठीक है, ठीक है 20 को भी बोल सकते हो, चलो 2020 भी बोल सकते हो, चलो ठीक है। स्टेशन छोड़कर 7 जून 2000 को पहुंची, ये सॉरी शक्तिमान हो गया, ये 2000 नहीं है, 2002 है, कितना है 2002 भी नहीं है, 2020 है। तो 7 जून 2020 को क्या हो गई, पहुंच गई गाड़ी। और कितने बजे पहुंची जी, प्रातः सुबह सुबह सकाळी 3:15 को कहाँ पर पहुंची, गांधीधाम पहुंची, चलो ठीक है। तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी टोटल कितनी दूरी चली है बोलता है, 2640 किलोमीटर चली है। आप
इंग्लिश में बोल सकते हो 2640 किलोमीटर यात्रा की। तो यात्रा की अवधि में रेलगाड़ी की औसत चाल कितना किलोमीटर घंटा है। और यहाँ पर ये देखो भाई साहब लगभग बोला है, कितना, लगभग। अब यहाँ पर देखिए ट्रेन निकली कब है सर, 5 जून को निकली है। कितने बजे निकली है जी, 4:15 पर, सुबह सुबह तड़के तड़के पहाटे पहाटे निकली है। और पहुंची कब है जी, तो 7 जून को पहुंची है। यानी 6 जून 4:15 कितने हो जाएंगे, 24 घंटे हो जाएंगे। 7 जून 4:15 कितने हो जाएंगे, और 24 घंटे हो जाएंगे। मगर 1 घंटा पहले पहुंची, तो पहले के 24 घंटे और दूसरे के 23 घंटे, टोटल कितने घंटे हो गए जी, कितने घंटे हो गए जी, ये 47 घंटे हो गए। अब 47 घंटे में ये हमारी जो ट्रेन है ये कितना चलती है गुरुजी, ये चलती है 2740 किलोमीटर। तो क्या करेंगे हम, 2740 को क्या कर देंगे, ये 47 को क्या कर देंगे जी, क्या कर देंगे जी, भाग दे देंगे जी, डिवाइड कर देंगे जी। तो गुरुजी यहाँ पर कितने का भाग जाएगा जी, तो 5 का भाग देकर लगते हैं, क्योंकि हर नंबर का पहला पहला नंबर क्या है जी, 5 है। यानी दहाई वाला नंबर 5 है, तो 5 से देख लेते हैं। तो अभी आप ये जो टेबल है गुरुजी, आप हिंदी में बोल सकते हो, इंग्लिश में बोल सकते हो, या जो भी आपका है, एबम बेबम पंजे पांजे कुछ भी बोल सकते हो, 5 भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलो। तो 5 7 35, 35 के 5 हो गए गुरुजी, 3 इधर रह गए हमारे, ठीक है ना। उसके बाद में 5 6 20 और ये 3 23 हो गए। अब इसको माइनस करते, 5 में से तो 4 में से तो 5 जाता ही नहीं, तो 14 में से 5 गए तो 9 रह गए। उसके बाद में इसको एक हाथ का इसको वापस कर देंगे, नहीं तो बहुत मार मारेगा वो। तो 6 में से 4 गए तो 2 रह गए, 2 में से 2 गए 0 रह गए। अब ये 0 को उतारेंगे। अब यहाँ पर ये 290, ये 235 से तो बड़ा है, तो 6 से करके देखते। तो 6 7 42 का 2 रहेगा, हाथ के फिर से इधर 4 में रह जाएंगे। और 6 चौक 24, 24 और 3 27 होता है। फिर से वैसा करेंगे गुरुजी, 10 में से 2, शून्य में से 2 नहीं जाते, तो 10 में से 2 गए तो 8 रह गए। इसको एक हाथ का देंगे, नहीं तो बहुत मारेगा, बराबर है कि नहीं। तो ये कितना हो गया, 9 में से 8 चले गए तो ये 1 हो गया, 18 बचे। 18 बचे तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बोला है गुरुजी, लगभग लगभग बोला है। तो ऐसा 5 और 6 कितना होता है जी, 56। 56 इंची का सीना किसका है जी सर, 56 ये क्या है, ये क्या है, तीसरा आंसर है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, उसका जो ट्रेन गाड़ी का जो क्या होगा, ट्रेन गाड़ी की जो औसत थी वो कितनी होगी, 56 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, बरोबर है। उसके बाद में पुडला देख लेते हैं, हम क्या करते हैं, पुडला प्रश्न देख लेते हैं। ये पुडला प्रश्न क्या बोलता है, अब आपका घर बोल दिया, चलो जाने दो, आपका घर बोलो हमारा घर बोलो, एक ही बात है। तो आपका घर यक्स पर स्थित है, यानी कोई तो भी जगह है उसको यक्स नाम दे दिया। ये गणित वाला बहुत बेवकूफ़ बनाता है भाऊ, जब भी कुछ नहीं समझा तो यक्स दे देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोलिए, यहाँ पर एक बार गुरुजी ने पूछ लिए एक बच्चे को, गणित के अध्यापक जी ने पूछ लिए, ओटी सर जैसे थे वो, तो उनको बोल दिए कि बताओ इस प्रश्न में आपके हिसाब से x की वैल्यू क्या होंगी। तो वो बोले x मेरे को छोड़कर चलेगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बोले पागल हो गया, तो वो वाला x नहीं है, ये गणित वाला x है। तो आपका घर x पर स्थित है तथा आपका विद्यालय y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने, यानी आपका विद्यालय और आपका घर, घर को क्या बोलते हैं, हाउस बोलते हैं। आपका, अच्छा तो विद्यालय को भी तो स्कूल बोलते हैं, चलो ठीक है फिर। तो ये बिल्कुल आमने सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण बीच में जो रास्ता है बड़ा व्यस्त है जी, मनमाना गाड़ियाँ गुड़िया जाती है। मनमाना क्या होती है, गाड़ियाँ गुड़िया जाती है ना। तो आप सीधे नहीं जा सकते, नहीं तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा हो जाएगा, है ना। तो ऐसा बोला है, ठीक है, नहीं जा सकते। अतः आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर दूर जाते। अब कहाँ से जाएंगे जी, कहाँ से जाएंगे, घर से जाएंगे। तो मान लेते, क्या करते हैं, मान लेते आपका घर कहाँ पर है, यहाँ पर है यक्स। अब क्या करते हैं, उत्तर में आप सीधा 100 मीटर जाते, यानी उत्तर यानी ऊपर हो गया, ये 100 मीटर आप गए। उसके बाद में क्या करते हैं, फिर ठीक पश्चिम में ये आपका घर है, हाँ ये आपका क्या है, घर है, हाँ। फिर क्या होता है, क्या है बोलता है, फिर ठीक पश्चिम में 75 मीटर लंबा सुरंग पार करते हैं। अब ये देखो
ये हमारी जो दिशाएं कैसी होती है मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया उत्तर, ये हो गया उत्तर, क्या गलत। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण या दक्षिण या साउथ, कुछ भी बोलो जी। तो ये पहले उत्तर में 100 मीटर जाता है, उसके बाद में पश्चिम में 75 मीटर की क्या करता है, सुरंग पार करता है, ठीक है, 75 मीटर की। अंत में 100 मीटर की दूरी पर ठीक दक्षिण में वाय अपने विद्यालय पहुंचते, फिर सीधा 100 मीटर, ये कितना मीटर है, 100 मीटर। यहाँ पर क्या है बोलता है, स्कूल है बोलता है, स्कूल, हाँ ये क्या है, स्कूल है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका स्कूल रह गया, अब स्कूल कहाँ पर है बोलता है वाय, ये वाय हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता, वाय दक्षिण पर वाय अपने विद्यालय पहुंचते, वाय पर विद्यालय के सापेक्ष 1 पर यक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है। तो अब आपका घर कहाँ है, तो आपका घर अभी इतने दूरी पर है, और इतनी दूरी क्या होती है जी, ये 75 मीटर होती है। मगर कौन सी दिशा में हो गया, अब ये हमारा इस दिशा में हमारा घर है और इस दिशा में हमारा स्कूल है, ये दिशा क्या हो गई पश्चिम और ये दिशा क्या हो गई पूरब। तो हमारा घर क्या है, हमारा घर क्या है 75 मीटर है, मगर किधर है, पूरब में है। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा गुरुजी, 3 आ जाएगा। आपको क्या लगता है, हाँ ओटी गुरुजी को ऐसा, हाँ नहीं ऐसा नहीं है भैया जी, क्या है टेंशन वो देकर हम ना पढ़ना चाहते ना पढ़ाना चाहते, आप भी नहीं पढ़ना, फालतू की बकवास नहीं करना, ठीक है। उसके बाद में अगला वाला देखते हैं। ये वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। हाँ फेविकॉल जैसा वेलक्रो 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 वेलक्रो, ये वेलक्रो क्या है जी, नाम सुने हो क्या आपने, ये कंपनी है, क्या करती है, फेविकॉल जैसी कोई तो भी चीज़ बनाती है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था। ये वेलक्रो कंपनी की स्थापना किसने किया था बोलता है, तो वेलक्रो एक कंपनी है। ये देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन पढ़ रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हमारा पर्यावरण का ईवीएस का और थोड़ा सा हमारा समाजशास्त्र का भाग आता है। हाँ तो ये वेलक्रो कंपनी को किसने बनाया था, तो आपको मालूम है जी, ये जो वेलक्रो है ये ब्रिटिश कंपनी है। कौन सी कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है। और इसकी जो स्थापना है, वेलक्रो की जो स्थापना है 1950 के दशक में हुई थी। कब, 1950 के दशक में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी मालूम है क्या, इसकी जो स्थापना है वो जो इंजीनियर थे उनका नाम था जॉर्ज डी मेस्ट्रल। कौन थे, जॉर्ज डी मेस्ट्रल। तो ये जो वेलक्रो के जो संस्थापक है कौन है, जॉर्ज डी मेस्ट्रल। कहाँ पर ऐसा लिखा है सर, डी तो नहीं है मगर जॉर्ज मेस्ट्रल है, ठोक डालू क्या जी, हाँ ठीक है वही बराबर, उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। उसके आगे वाला देखते हैं, क्या करते हैं, उसके आगे वाला देखते हैं, उसके आगे वाला देखते हैं, चलो देख लेते हैं। तो आगे वाला देखने के पहले आगे वाला देखते हैं, ठीक है। हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक है। अब आप बोलोगे कि सर ये आप क्या पागल जैसा उत्तर फेंक दिए। हम ये देखते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने पहले ही बोले ज़्यादा दिमाग को टेंशन देना नहीं। हम क्या पढ़ रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन पढ़ रहे हैं। और पर्यावरण अध्ययन कौन से पेपर में आता है, तो पेपर 1 में आता है। अब पेपर 1 आप कौन से क्लास के लिए देते हो, सर 1ली से 5वीं के लिए देते हैं। तो यहाँ पर कौन सी क्लास की 5वीं की पूरी किताबें भी मालूम होना कि नहीं। जब हमें गुरुजी बनना है, जब हमें अध्यापिका बनना है, जब हमें मास्तरीन भाई बनना है, तो यहाँ पर ये बोला कि बताओ अभी की जो 5वीं की जो पुस्तक है, अभी की जो 5वीं की जो पुस्तक है, तो उस 5वीं के पुस्तक में हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की एक पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक क्या है। हमारे जो पहले के जो राष्ट्रपति थे उनका एक पाठ भी क्या दिया है, 5वीं के पुस्तक में दिया गया है। तो वो कौन सा पाठ है, तो यहाँ पर ये देखेंगे कि भाई साहब हमारे राष्ट्रपति तो बहुत हुए, मगर हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे कौन थे जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम सुने होंगे, कुछ लोग झाकिर हुसैन भी बोलते हैं। हाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये इनकी एक जो लिखी हुई कहानी है, इनकी जो एक लिखी हुई कहानी है, इसमें उनकी लिखी हुई कहानी का नाम क्या था, उसी से ठंडा उसी से गर्म।
कौन सी कहानी लिखे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने? जो 5वीं की किताब में दिया है, पाठ में दिया है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। और वहाँ पर उन्होंने कहानी में ये बताया कि एक जो लकड़हारा रहता है वो ठंड से बचने के लिए क्या क्या उपाय करता है, अलग अलग उपाय करता है। भाऊ हम ये बोलते हैं कि CTET की पढ़ाई सिर्फ ऐसा नहीं होता, 1ली से 5वीं तक की पूरी किताबें पढ़ना पड़ता है। तो आप बोलेंगे गोटी गुरुजी तुम काय के लिए झक मारने के लिए यहाँ पर आए हो क्या? हम उसके लिए नहीं आए। अलग अलग जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बिल्कुल क्या है रास्ते में चल रहे हैं, अभी हो सकते हैं कि आपके एग्जाम हाल तक पहुंचे और पेपर में भी आ जाए, ऐसे ऐसे प्रश्नों को हम क्या कर रहे हैं आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ये पाठ का शीर्षक क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे पूर्व राष्ट्रपति द्वारा उसी से ठंडा उसी से गर्म। अभी अगला वाला प्रश्न देख लेते हैं। हाँ, अगला वाला प्रश्न देख लेते हैं। टेंशन वेंशन लेने का नहीं, मेरे को भी टेंशन आता है। चलो ठीक है। कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक में दिए गए, आप बोलोगे सर 5वीं तो भाव आप जो टीचर बन रहे हो, जिसने 5वीं का समझ लिया उसने 4थी का भी समझा, 1ली का भी समझा, बरोबर है कि नहीं जी? हाँ ठीक है। तो कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकोंडा किले के मानचित्र में, बाप रे, गोलकोंडा चित्र के मानचित्र में, तो ये गणित वाला है। ये कौन सा है? गणित वाला प्रश्न है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ये पर्यावरण अध्ययन में क्या झक मारने के लिए आया क्या? आता है, क्योंकि सभी विषय क्या है एक दूसरे से अटैच है। चलो ठीक है। तो गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाया जाता है। यानी हमारा क्या है 1 सेंटीमीटर अगर मानचित्र होगा तो 110 मीटर क्या होगा रियल जमीन पर होगा। मीटर बोला है, हाँ यहीं पर गड़बड़ होती है। इस मानचित्र में फतेहपुर दरवाजे की लंबाई, दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी कितनी है? 10.7 सेंटीमीटर की है। कितनी है? सेंटीमीटर की। cm की है, सेंटीमीटर की है। तो जमीन पर दोनों दरवाजे के बीच का कम से कम दूरी क्या होगी? अब देखो 1 सेंटीमीटर के लिए कितना होता है 110, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 110 करेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर टिकली जो लगी हुई है, टिकली के बाद में 1 नंबर है, तो ये टिकली, ये 1 0 अगर काट देंगे तो टिकली हट जाएंगी, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 107 गुणित कितना हो जाएगा 11। अब इसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करो बोलो, गुना करो बोलो, या गुणाकार करो बोलो, कुछ भी बोलो, जो इच्छा है वो बोलो, बोलना तो आपको। चलो ठीक है। तो 11 7 77 का 7, इधर 7 रह गया, 11 शून्य शून्य होता है तो 7 जैसा का वैसा, 11 एकम 11। ये क्या है जी? मीटर में आया है। और हमको क्या पूछा है? जितने भी आंसर दिए वो सब काय में दिए है जी? किलोमीटर में दिए। तो कितने मीटर का 1 किलोमीटर होता है? तो 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। तो इसमें क्या करेंगे 1000वें प्लेस पर टिकली लगा देंगे। इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, 1000, यानी 1.177। ऐसा कहाँ पर है? तो गुरुजी बोले 2 नंबर का बराबर है क्या जी? बिल्कुल बराबर है, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। चलो ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बोलते हैं उस कार्यकलाप को चुनिए। कार्यकलाप क्या होता है जी? कार्य को चुनिए जी। ठीक है। जो अन्य कार्यकलापों से भिन्न है यानी अलग है। तो पहला दिया है चाय बनाना। क्या कर रहे हैं? चाय बना रहे हो। वाह 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 वाह। दूध डालो, शक्कर डालो, दूध नहीं है तो काली चाय पियो। ठीक है। तो चाय बनाना। उसके बाद में तैरना। ठीक है। उसके बाद में कंघी करना। उसके बाद में क्या करना? कंघी करना और आटा गूंदना। अब यहाँ पर बताओ अलग क्या है? चाय बनाएंगे। क्या करेंगे? चाय बनाएंगे। किसका उपयोग करेंगे? शक्कर डालेंगे, दूध डालेंगे, पानी डालेंगे, चीनी डालेंगे, शक्कर डालेंगे, गुड़ डालेंगे, क्या डालेंगे, मसाला सब डालेंगे। तो क्या है? हाथ का काम है। किसका काम है जी? हाथ का काम होता है। तैरेंगे तो सिर्फ हाथ चलते क्या जी? पाँव भी चलते, सर भी ऐसा ऊपर करना पड़ता है, नहीं तो क्या हो जाएगा डुबुक हो जाओगे। तो यहाँ पर हाथ, पाँव, कान, नाक सबकी जरूरत पड़ती है। कंघी करने के लिए क्या करते हैं जी? हाथ का वापर करते। आटा गूंदने के लिए क्या करते हैं जी? हाथ का उपयोग करते। तो पूरे बॉडी का उपयोग यहाँ पर तैरने के लिए करते, इसलिए ये क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। इतनी सी तो बात है। चलो ठीक है। अब आप यहाँ पर बोला है
कि मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, मान लीजिए ना, मान लीजिए प्रश्न में है तो मानना पड़ेगा भाई साहब, आप कहाँ रहो। तो मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं। अब यहाँ पर हम ज़्यादा तो हमको ना आता नहीं, यहाँ पर मान लेते हैं ये क्या है, मध्य प्रदेश है, बस महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश है। और अब हमारे देश में सबसे घने जंगल कहाँ पर है, तो सबसे जो घने जंगल है, सबसे जो घने जंगल है वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, ये वाले दिशा में है। अब ये दिशा इस मध्य प्रदेश से कौन सी दिशा हुई जी, तो ये हमने अभी अभी बोला था कि ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो ये कौन सी दिशा होगी, दोनों के बीच में रहा, दोनों के बीच में रहा। तो क्या होगा जी सर, बताइए तो, बताओ क्या होगा जी सर। तो आप बोलोगे कि सर ये क्या होगा सर, उत्तर पूरब होगा। क्या होगा, उत्तर पूरब। अब उत्तर पूरब कहाँ पर लिखा है जी, सर ये उत्तर पूर्व लिखा है, वो है क्या, वो है ना गुरु जी, बराबर है। तो उत्तर पूरब हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कौन कितना सांगेगा कौन कितना कहेगा, ज़्यादा लक्ष्य नहीं देने का। चलो ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते। नीचे दी गई सारणी के आधार पर बताइए कि कौन सी ट्रेन पहुंचने में सबसे कम समय लेगी, सबसे कम। अब यहाँ पर लिखा है लखनऊ दिल्ली, अंबाला दिल्ली, भोपाल दिल्ली, देहरादून दिल्ली। तो दिल्ली पहुंचने में कौन सा लगेगा, तो ये जो इतना दिया है ये क्या है जी, ये सब मोह माया है, ये सब क्या है, मोह माया है। हमारे काम का इतना है, हमारे काम का इतना है। तो 600 किलोमीटर की दूरी 40 क्या करता है, क्या करता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। तो कितने घंटे लगेंगे इसको पहुंचने में, एक जीरो और एक जीरो तो कट गया, 15 चौक 60 होता है, 15 घंटे लगेंगे। उसके बाद में 800 को ये क्या करेंगे, 55 से फिर से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो ये लगभग अभी आप निकाल लेना जी हाँ, तो ये लगेंगे 14, उसके बाद में 0.56 घंटे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कम लगा। उसके बाद में 700 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम, 65 करेंगे। तो कितना घंटा लगेगा इसको, 10.76 घंटा। आप देख लेना, हाँ भागा कर लो, तो ये भी कम हो गया। उसके बाद में ये वाला भी देख लेते हैं, 400 किलोमीटर की दूरी प्रति घंटा की रफ्तार क्या है, 52। इसको जब हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो 7 घंटे और 6 लग रहा है। तो अब आप बताइए, अब आप बताइए कि कौन सी दिल्ली पहुंचने के लिए सबसे कम समय लेने वाली ट्रेन कौन सी है, डी वाली है। कौन सी, देहरादून से दिल्ली, इसलिए डी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 में है। बस घंटों के काम मिनटों में, थोड़ा सा आपको ना क्या करना है, डोका वापरना है, ठीक है। यानी बोलने का मतलब ऐसा है कि कोई भी चीज़ इतनी कठिन नहीं है जितनी आप समझते हो, सिर्फ टेंशन लेते हो और खराबा काम करते हो। अरे बहुत टेंशन है, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। चलो ठीक है, त्याच्यानंतरच्या देखेंगे हम। तो क्या बोलता है, कार्बोहाइड्रेट इन भोज्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो प्रचुर क्या है सर, ये प्रचुर यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्या जी, कार्बोहाइड्रेट। सर ये कार्बोहाइड्रेट वही है क्या जी, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, हाँ वो है। और ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है जी सर, तो आलू, गेहूँ, मक्का, गन्ना, सर यहाँ तो पाया जाता है। मांस, मछली, अंडा, दाल नहीं, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता। फिर आम, पपीता, संतरा, केला नहीं जी, ये तो सब विटामिन सी वाले हो गया। उसके अंदर पालक, प्याज, अदरक, टमाटर यहाँ भी नहीं पाया जाता। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बस। उसके बाद में अगला प्रश्न क्या फेंका है वो भी देख लेते है ना। ये प्रश्न बस भाऊ इतने महत्वपूर्ण है कि रास्ते से चल रहे, कभी भी आपके एग्जाम हॉल में जाकर आपके परीक्षा में आ सकते, ठीक है। तो निम्नलिखित आरेख में से कौन सा अक्षर विटामिन सी को दर्शाता है। अब यहाँ पर बताइए विटामिन सी किससे मिलता है, जिससे भी मुंह खट्टा हो जाता है वहाँ पर विटामिन सी मिलता है। तो विटामिन सी किस किस से मिलता है गुरुजी, तो आपने देखे होंगे नींबू, निम्बूड़ा वाला नींबू। उसके बाद में संतरा फंतरा, हाँ नागपुर का संतरा वाला। उसके बाद में सिर का एक फल होता है, वहाँ पर भी ज़्यादा मिलता है। उसके बाद में और काय में होता है, मुंह में पानी आया, मौसम्बी में भी होता है। और काय में होता है, आंवले में होता है। और काय में होता है, और काय में होता होगा गुरुजी। मगर यहाँ पर हमको कितने फल दिए हैं, 3 फल दिए हैं। कितने फल दिए हैं, 3 फल। अब यहाँ पर देखो
विटामिन सी को दे लेने वाले संतरा और नींबू है। और संतरा और नींबू कहाँ पर आए हैं, ये देखो, अगर ये की अगर बात करते तो यहाँ सेब भी आया है, डी की अगर बात करते तो यहाँ पर भी सेब आया है, बी की बात करते तो यहाँ पर भी सेब आया है। ये देखो संतरा सिर्फ सी में आया है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन सी। क्या होगा, ऑप्शन सी। अब ऑप्शन सी कहाँ पर है, नंबर 3 में है। खेल खत्म। उसके बाद में हम देखते हैं कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ स्थित है। अब ये जो प्रश्न है आपको समझा कर देने वाला तो है ही नहीं, ये आपको याद करना है। अरे बाबा, अगर आपको अगर बोलेंगे दिल्ली, दिल्ली किसकी राजधानी है, तो आपको याद करना पड़ेगा ना जी, भारत की राजधानी है। तो ऐसा है, तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पर स्थित है, तो हम तो बोलेंगे भाई साहब ये कहाँ पर स्थित है, तो उत्तरकाशी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी में, आपको सबको मालूम होगा। अब ये जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे तो याद करना है आपको, उसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसका जो स्थापना हुई थी ये 1965 में हुई थी। कब हुई थी, 1965 में हुई थी। ज़्यादा दिमाग को जोर लगाना नहीं, 1965 में हुई थी। और यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा जो बेसिक एजुकेशन होता है, जिसे हम बुनियादी शिक्षा बोलते हैं, उसका भी यहाँ पर क्या दिया जाता है, शिक्षा दी जाती है, अध्ययन कराया जाता है। साथ ही साथ में जो उच्च शिक्षा होती है उसकी भी यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर आपको बचाव कार्य की भी शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है। तो और उसके साथ साथ पहाड़ी पर कैसा चढ़ना उसका भी यहाँ पर क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है या पढ़ाई कराई जाती है। इसलिए उत्तरकाशी, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। आप लिख देना, चलो ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं, ये अगला प्रश्न देखते हैं, बड़ा ही मजाकी टाइप का है। कक्षा 5वीं में एक शिक्षिका, आप बोलोगे सर 5वीं ने तो हद कर दीजिए, अब हम क्या करें भैया, जो महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। कक्षा 5वीं में एक शिक्षिका सुनीता अंतरिक्ष में नाम का जो प्रकरण है, पढ़ाते समय अंतरिक्षियों के विषय में निम्नलिखित कथन बताती है, निम्नलिखित कथन बताती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये होगा कि यहाँ से क्या करना है, सही कथन आपको बताना है। अंतरिक्ष यान में बालों में कंघी कराने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते। बात सही है, कोई भी चीज़ क्या होती रहती है, उड़ने लगती है, तैरने लगती है। अंतरिक्ष में कोई भी व्यक्ति एक जगह टिका बैठा रहता है, बिल्कुल नहीं रहता, ये तो गलत है जी। अंतरिक्ष में हम केवल खड़े होकर ही खाना खा सकते नहीं जी, आप जैसी इच्छा है वैसी खाना खा सकते हो, ऐसा लेटते जाते। हाँ, सुनीता विलियम्स दीदी को आपने देखे होंगे ना। अंतरिक्ष में एक जगह से दूसरी जगह तैर कर जाना पड़ता है। अब आप बोलोगे सर वहाँ पानी थोड़ी रहते, तैरने की एक्शन करके जाना पड़ता है, ऐसे ऐसे करते हैं, नहीं, ये भी बराबर है। तो 1 और 4 कहाँ पर बराबर है, गुरुजी 4 में 6 जी, बिल्कुल सही काम है ना, ज़्यादा डोका तापवने का नहीं है। चलो ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे ही बोलते होंगे कि सर ये डोका तापवने क्या होता है, झमेला नहीं पालना, ठीक है। तो अगला वाला प्रश्न देखते हैं, अगला वाला क्या देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं पढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अथवा स्रोत सबसे अधिक उपयुक्त है, देखेंगे। तो पहला, किसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना और उनके निर्माण सामग्री तथा निर्माण नमूनों को पहचानना। ये तो सही है, क्योंकि बच्चों को क्या मिलता है, क्या मिलता है, देखकर सीखने को मिलता है। चलो ठीक है जी। उसके बाद में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों द्वारा सिर पर धारण करने वाले पहनावे पर चर्चा करना। रे ये पहनावे का और कैसी चीज़ें बनाते इससे कोई लेना देना नहीं है। संदर्भ पुस्तकों से विभिन्न प्रकार के बर्तनों के विषय में अनुदेशन करना। ये कहाँ से बर्तन आ गया जी, गंजी ले लो, बर्तन ले लो, हट, गायब हो गया। खेती से संबंधित विभिन्न प्रकार के औजारों की आकृति, नहीं, ये भी नहीं है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, किसी ऐतिहासिक भवन का हम क्या करेंगे, भ्रमण करना, और उसका जो निर्माण हुआ है उस निर्माण कार्य को जो नमूने रहते हैं उनको क्या करना, पहचानना, जिससे क्या होगा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये सिखाने में हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद में अभी कहीं 5वीं ने पीछा छोड़ा है, तीसरी पर गए। चलो ठीक है। तीसरी कक्षा के विद्यार्थी अपने परिवार के सदस्यों के विषय में सीखते हुए चौथी कक्षा में परिवार वृक्ष की ओर बढ़ते, यानी तीसरी से परिवार के सदस्य के बारे में से लेकर परिवार तक पहुंचते, तथा 5वीं कक्षा में परिवार
परागमन के विचार की तरफ बढ़ते हैं। इस थीम में पाठ्यचर्या का कौन सा उपागम है, क्या हुआ है, क्या हुआ है? तो अमूर्त से मूर्त, अमूर्त से मूर्त, जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही मूर्त था। वैश्विक से स्थानिक, बड़े से छोटा, जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने पहले सदस्य फिर परिवार और उसके बाद में फिर परिवार का परगमन बोला है। तो क्या होगा, स्थानिक से वैश्विक, वैश्विक होगा, यानी लोकल से लेकर क्या होगा, यूनिवर्सल होगा। तो इस उपागम को हम क्या बोलते हैं, स्थानिक से लेकर वैश्विक बोलते हैं। बराबर समझ रहा है की नाही समझ रहा है? हाँ ठीक आहे. त्याच्यानंतरचा हम देखते हैं, त्याच्यानंतरचा हम देखते हैं काय काय बोलता है ना. नंतर क्या बोलता है कि सामुदायिक संसाधन को, किसको, सामुदायिक संसाधन को, ठीक है, सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। अब देखो हम क्या सीख रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन को क्या बोलते हैं जी, ईवीएसएस तो बोलते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन पहली दूसरी तीसरी वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है। हाँ, तो ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। क्योंकि क्यों माना जाता है, हम देख लेते हैं क्यों माना जाता है। यह सस्ता है, कुछ भी बोलता है, बकवास कहीं का बया, ठीक है। इसमें अनुभवी व्यक्ति होते हैं, कहाँ पर अनुभवी व्यक्ति होते हैं, ईवीएस में नहीं, ये भी नहीं। यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है, क्योंकि ईवीएस में सारे की सारी जो पढ़ाई होती है हमारे आजू बाजू की होती है, अगल बगल की होती है, ठीक है। यह आसानी से उपलब्ध होता है, ये भी नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। ज़्यादा सरदर्द कराना नहीं, ठीक है। त्याच्यानंतर का हम देखते हैं, क्या बोला है त्याच्यानंतर, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस। देखो ईवीएस बहुत ज़्यादा दिया है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन देख रहे हैं। चलो ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि, किस योग्य बनाना है, चलो देखते हैं किस योग्य बनाना है। वे ऐसे कौशल अर्जित करें जिनसे वे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण को बचाने हेतु क्रियाकलाप करें। अब छोटा सा बच्चा स्वतंत्र रूप से बचाएगा क्या जी, बिल्कुल नहीं बचाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर की पढ़ाई हेतु पर्यावरण संबंधी क्या प्रत्यय अर्जित करे। अरे भाव उच्च शिक्षा और इसका नहीं है, वो तो बच्चा छोटा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करता है, क्योंकि छोटा बच्चा क्या करता है, जो भी कक्षा में पढ़ता है उसको कक्षा के बाहर के जीवन से जोड़ने का मदद करता है। और यह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस क्या करता है, हमारे आजू बाजू के ही परिसर का अध्ययन कराता है। चलो ठीक है, ये ठीक लग रहा है। उसके बाद में परंपरागत विषयों के परे, यानी उससे हटके विद्यार्थियों की रुचि का विकास करने में मदद करता है, ये भी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा 3 इसका बराबर जवाब होगा। समझ ले हो क्या? हाँ, उसके बाद के हम क्या देख लेते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। उसके बाद के हम क्या देख लेते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। क्या बोलता है सलीम, बाप रे क्या जोरदार नाम है। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जल विषय पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण करना चाहता है, जल विषय पढ़ाने के लिए। हाँ ठीक है, इनसे कौन सा जगह उचित रहेगी, तो जल विषय पढ़ाने के लिए कौन सी जगह, सलीम भाई साहब जो टीचर है, अध्यापक है, और बच्चों को कौन सी जगह लेकर जाएंगे, तो जल संचय यंत्र दिखाने लेकर जाएंगे बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जलज विषय पढ़ाना है। उसके बाद में जोहड़ दिखाने लेकर जाएंगे बोलता है, ये भी ठीक है, जोहड़ भी दिखाने लेकर जाएंगे, क्योंकि उसे जल संचय का क्या करेगा, वो महत्व को समझाने में मदद करेगा। बावड़ी नहीं, बेवड़ी भी नहीं, बावड़ी कुआं, हाँ उसको लेकर जाएगा बोलता है वो दिखाने के लिए। उसके बाद में खेजड़ी, उसको भी लेकर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए है तो पानी सभी में, बावड़ी में भी पानी है, मगर क्या हुआ है कि जल संचय यंत्र, जोहड़ और खेजड़ी ये क्या करते हैं, जल संचय कराते हैं। क्या करते हैं, जल संचय कराते हैं। और बावड़ी में क्या होता है, ऑलरेडी नीचे वाला पानी रहता है, वहां पर कोई ऊपर का संचय नहीं होता, इसलिए बावड़ी हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो फिर कौन कौन से जगह लेकर जाएगा, 1 2 4,
1 2 4 कहाँ पर लिखा है जी? गुरुजी ऐसा तो कहीं लिखा च नहीं है जी, ऐसा तो कहीं लिखा च नहीं है जी। तो फिर क्या करेगा? 1 2 3 करेगा, सॉरी शक्तिमान बोलेंगे और खिचड़ी को हम काट देंगे। तो ऑप्शन नंबर होगा 1 2 और 3। कभी कभी अगर गलती से मिस्टेक हो गई तो सॉरी शक्तिमान बोल देना और क्या कर देना? सही तुक्का लगा देना, क्योंकि 1 2 4 तो है ही नहीं। तो फिर क्या करेंगे? क्यों, और पहला दूसरा तो आना जरूरी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा? बराबर उत्तर होगा। क्या बोले? हाँ समझे कि नहीं समझे? हाँ ठीक है, समझे। हाँ ठीक है चिंटू के पापा, ठीक है। अगला और आखिरी प्रश्न देखते हैं कि दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति पर्यावरण अध्यापन के लिए सबसे अधिक उचित है? सबसे अधिक उचित है बोलता है। देख लेते हैं किसके लिए? दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए। बेचारा अंधा है जी, हमको तो चश्मा तो भी लगा है, वो चश्मा लगाकर भी नहीं देख सकता, दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। तो श्रवण पाठ्य वस्तु तैयार की जाए, श्रवण पाठ्य वस्तु क्या की जाए? तैयार की जाए। चलो ठीक है, क्या कर लेते हैं? ठीक है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है? ये तो बराबर करेंगे, दृष्टिबाधित है। स्पर्श वस्तुओं या बड़े अक्षरों में विषय वस्तु का उपयोग किया जाए। अब वो दृष्टिबाधित है तो स्पर्श करेगा, ऐसा ऐसा छुएगा, छूनो ना छुओ ना छुओ ना छुओ ना, तो दोनों वो भी बराबर है। अवधारणाओं के सरल चित्रों मूर्त ठोस वस्तुओं द्वारा व्याख्या की जाएगी। अब उसको अगर चित्र दिखाएंगे तो बेचारा दृष्टिबाधित बच्चा क्या देखेगा? कुछ नहीं देखेगा, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद में जहाँ तक संभव हो पाठ्य वस्तु को अधिक से अधिक मूर्त निश्चित बनाए, मूर्त निश्चित बनाए, ये भी करेगा। तो ऐसा हमारे हमारे कूट में 1 2 4 कहाँ पर आया है? अरे क्या हो गया? हाँ कूट दिखाओ। 1 2 4 कहाँ पर आ गया? तो आप बोलेंगे अजी गुरुजी ये कहाँ पर आया है? ऑप्शन नंबर 4 में आया है। इस प्रकार से आज हम यहीं पर रुकते। आपको अगर लगता है कि ओटी गुरुजी आपके लिए ओवर टाइम कर रहे हैं, तो अब अगर आपको अच्छा लगा होगा तो क्या कर लीजिए? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए। ऐसे बिना टेंशन वाले वीडियो के लिए क्या कर दीजिए? बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि ओटी गुरुजी आपके साथ में क्या लेकर आए? ओवर टाइम करके पूरे सब्जेक्ट के वीडियोस लेकर आए। यहीं पर रुकते हैं। नमस्कार।